हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर 3 हिस्ट्री। अवर चेंजिंग अर्थ, हमारी जो बदलती हुई अर्थ है उसके बारे में हमें रीड करना है। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट। जो लिथोस्फीयर है बेटा वो काफ़ी सारे प्लेट्स के अंदर टूट जाती है, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? हमारा स्थल मंडल। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट मूव अराउंड वेरी स्लोली। और जो ये प्लेट्स हैं वो बहुत धीरे धीरे जो है क्या करती रहती है, मूव करती रहती हैं। जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, यानी कि हर साल जरा सा ए फ्यू मिलीमीटर ये मूव कर लेती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। और ये सब किसके कारण होता है? जो मोल्टन मैग्मा होता है वो मूवमेंट करता है और गति करता है अर्थ के अंदर, इस कारण। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सर्कुलर मैनर। ये जो मोल्टन मैग्मा होता है ये अर्थ के अंदर जो मूव करता है सर्कुलर मैनर में करता है। सर्कुलर पता होगा बेटा आपको। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके कारण जो है कई सारे जो चेंजेज आते हैं वो अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विद कॉज देम। अब इसको फोर्स के उसमें बांटा गया है, डिवाइड किया गया बेस के ऊपर, फोर्स यानी बल के ऊपर। The forces which act in the interior of the earth are called the endogenic force। जो अर्थ के अंदर इनसाइड जो भी चेंजेज होते हैं उसको एंडोजेनिक फोर्स बोला जाता है, और जो बाहर होते हैं उसको, जो सरफेस के ऊपर होते हैं उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोला जाता है। यानी जो अंदर होंगे उसको एंडोजेनिक, अंतर्जनित बल जिसको कहते हैं, और जो बाहर होंगे उसको एक्सोजेनिक, यानी जो बाहर के बल होते हैं बहिर्जनिक बल कहते हैं। नेक्स्ट टेबल में आप इसको देख सकते हैं। एंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। कभी कभी तो ये सडन अचानक से मूवमेंट करते हैं और कभी कभी बहुत धीरे करते हैं, जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनोज। अगर सडन मूवमेंट होता है तो जैसे कि भूकंप का आना या ज्वालामुखी का आना, ये सब रीज़न बनते हैं, मूवमेंट होते हैं। और इसके कारण जो है काफ़ी डिस्ट्रक्शन यानी अर्थ के ऊपर तबाही होती है, बर्बादी होती है। ए वोल्केनो इज वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। जो वेंट है इसका मतलब ओपन, खुला हुआ। जो ज्वालामुखी होता है या वोल्केनो होता है वो एक खुला हुआ ऐसा छिद्र होता है जहाँ से पिघले हुए जो पदार्थ होते हैं वो मोल्टन जो होते हैं वो पिघले हुए वो बाहर आते रहते हैं। नेक्स्ट 3.2 में जो ये दिखाया गया आपका, इसमें आप देख भी सकते हैं। जो ये पिक्चर दिखाई गई है वोल्केनो की, इसमें आप देख सकते हैं। Similarly, when the lithosphere plate move, the surface of the earth vibrate। और उसी तरह से कहता है कि जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं तो अर्थ में वाइब्रेट यानी कंपन होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और ये पूरी अर्थ में ट्रेवल करती हैं। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, भूकंप आप जिसको कहते हैं। इन्हीं वाइब्रेशन को हम भूकंप कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज द कॉल्ड फोकस। जहाँ से ये वाइब्रेशन शुरू होती हैं अर्थ के अंदर से उसको फोकस कहा जाता है, यानी जहाँ से निकलेंगी उद्गम उसका जहाँ होगा उसको फोकस कहा जाएगा। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपीसेंटर। और जहाँ से ये फैलती हैं, एक तो फोकस जहाँ से निकली और फिर ये जहाँ फैलती हैं उसको एपीसेंटर कहा जाता है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव। और जो वाइब्रेशन होती हैं ये एपीसेंटर के बाहर की तरफ फैलती रहती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर। और ज़्यादातर जो विनाश या तबाही होती है वो ये एपीसेंटर के आसपास करती हैं। आगे कहता है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये जितनी दूर जाती हैं एपीसेंटर से उतना ही जो इनकी स्ट्रेंथ या फिर कहीं इनकी ताकत है वो कम होती चली जाती है। नेक्स्ट जो है बेटा ये 3.3, इसके अंदर आप जो है देख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। कहता है कि वैसे तो जो है अर्थक्वेक को कभी प्रिडिक्ट यानी कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट यानी प्रभाव होता है उसको अगर हम पहले से ही तैयारी रखें तो कुछ कम जरूर किया जा सकता है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडोप्ट लोकली बाई पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। स्थानीय लोग जो अर्थक्वेक का कुछ इस तरह से प्रिडिक्शन या अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे जानवरों का जो व्यवहार होता है वो बदल जाता है। फिश इन द पॉन्ड गेट एगिएटेड। जो फिश होती हैं तालाब में वो कुछ ज़्यादा उछल कूद करने लगती हैं। जो स्नेक्स होते हैं वो सरफेस के बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोर लैंड फॉर्म्स। जो लैंड की फॉर्म्स बनी होती हैं, जो आकार बने होते हैं, उनके बारे में देखना है।
द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग और इरोजन के कारण जो हमारी ये जो भूमि होती है, लैंडस्केप होता है, इसमें लगातार जो है चेंजेस आते रहते हैं। देखिए, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जो वेदरिंग यानी जिसको हम अपक्षय भी कह सकते हैं, वो किसके कारण होता है? रॉक्स के टूटने के कारण। सरफेस के ऊपर जब रॉक्स, हमारी शैल कहें, चट्टान कहें, रॉक कहें, एक ही बात है, उनके टूटने के कारण वेदरिंग होता है। इरोजन, इरोजन को हम कटाव भी बोल सकते हैं। वेदरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? हानि होना, अपक्षय होना, लॉस होना। इरोजन का मतलब भी क्या होता है? अपरदन जिसको बोलते हैं। ये भी एक तरह से जो क्या लैंड होती है वो कटती चली जाती है। इसके अलग जो रीजन होते हैं और वेदरिंग के अलग रीजन होते हैं। वेदरिंग का तो जो रॉक्स होती हैं उनका ब्रेकिंग यानी टूटने के कारण। इरोजन किस कारण होता है? इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। ये किस किस के, इसके एजेंट क्या क्या, घटक क्या क्या है? वाटर, लैंड और आइस, इनके कारण होता है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे टू और ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, विंड। और जो इरोडेड यानी कटा हुआ जो मटेरियल होता है उसको या तो पानी बहा ले जाता है या हवा उड़ाकर ले जाती है दूसरी जगह पर। एंड इन इवेंचुअली डिपॉजिट, और उसको दूसरी जगह ले जा करके डिपॉजिट यानी जमा कर देती है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर ये दो चीजें हैं, डिपोजिशन यानी कि इकट्ठा होना, इरोजन यानी कटाव होना, जिसके कारण हमारी अर्थ पे जो लैंडफॉर्म यानी जो आप स्थलाकृतियां देखते हो, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं प्लेन मैदान है, कहीं पहाड़ है, तो ये इन सब के रीजन, इनका रीजन यही है, इसके कारण होते हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑफ रिवर। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर होता है रिवर का वो भी जो है लैंडस्केप को काटता रहता है। व्हेन द रिवर टम्बल एट स्टीप एंजल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन टू स्टीप वैली साइड इट फॉर्म ए वाटरफॉल। जब रिवर कहती है कि एक बहुत ही स्टीप यानी कि खड़े ढाल वाली चट्टान से नीचे गिरता है, हार्ड रॉक से वैली में गिरता है, तो वो वाटरफॉल यानी जलप्रपात बनाता है। वाटरफॉल का नीचे आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं। एज द रिवर सेंटर एंटर्स द प्लेन, एंड प्लेन का मतलब मैदानी इलाके से, यहाँ जब रिवर जो है मैदानी इलाकों में जाती हैं, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मिएंडर। तो ये क्या कहता है कि मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं, घुमावदार जिसको कहते हैं, तो उसको मिएंडर्स या विसर्प कहते हैं। विसर्प किस लिए? क्योंकि वो जैसे घूम घूम कर चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि सांप जा रहा हो, तो इसको इसलिए विसर्प बोला गया। Due to continuous erosion deposition along the side of the meander, the end of the meander loop come closer and closer। ये कहता है कि लगातार कटाव के कारण और डिपोजिशन के कारण जो meanders है वो कट कर कर जाते रहते हैं, उनके जो किनारे होते हैं वो और पास आते रहते हैं। In due course of time, the meander loop cut off from the river and form a cut off lake also called oxbow lake। और जो meanders हैं वो कई बार अपनी रिवर से अलग, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं, और उनको जो है ओक्सबो लेक कहा जाता है। उनको ओक्सबो लेक या चाप झील जिसको कहेंगे। चाप, ओक्सबो का मतलब क्या है बेटा? ये यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे बैल होते हैं और उनके जो पैर का निशान होता है उसको चाप बोला जाता है, तो ये इस तरह की झील बन जाती है, उसकी शेप ऐसी ही लगती है ऊपर से देखने पर, तो इसलिए उसको ओक्सबो लेक बोला गया। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। कभी कभी जो रिवर है काफ़ी ओवरफ्लो हो जाती है अपने किनारों से, तो जिसके कारण नेबरिंग एरिया में फ्लड यानी बाढ़ आ जाता है। एज इट फ्लड इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल। और ये अपने साथ जो बढ़िया किस्म की मिट्टी होती है और अदर मटेरियल उसको ले आती है, और जिसके कारण जो है फॉर्मेशन ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, एक समतल उपजाऊ भूमि फ्लड प्लेन का निर्माण हो जाता है। द रेज बैंक आर कोज लीव्स। जो उठे हुए जो किनारे होते हैं उनको जो है तटबंध कहा जाता है, लेवीज कहा जाता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। जैसे जो समुद्र के पास पहुंचती है गिरने के लिए रिवर, तो उसका जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। रिवर बीइंग टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। अब ये काफ़ी सारी स्ट्रीम्स यानी इसको स्ट्रीम्स बोले, झरने कहें, इसकी जो शाखाएं कहें या ब्रांचेस कहें, उनमें बट जाती है, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। यानी ये एक धारा में न बह करके बहुत सारी इसके अंदर से धाराएं निकल जाती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती हैं। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगन टू डिपॉजिट इट्स लोड। और जो अपने साथ लाई मटेरियल होती है, जितना भी वो लाई होती है उसको सबको इकट्ठा करना शुरू कर देती है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम होती है।
ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, और सभी जो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं वो माउथ यानी मुहाने का, अपने अपने मुहाने का निर्माण करती हैं, और इन सब के कलेक्शन को ही जो हम डेल्टा कहते हैं, जितने भी मुहाने बन जाते हैं उन सब के कलेक्शन को हमें डेल्टा बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का जो कार्य होता है उसको देखते हैं। The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landform। जो इरोजन और डिपोजिशन, इसमें भी यही दोनों चीज़ें हैं जिससे कि जो सी की जो स्थलाकृतियाँ कोस्ट की तट की जो बनती हैं वो बन जाती हैं। सी वेव कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सी वेव्स हैं वो कंटिन्यूसली यानी कि लगातार शैलो से टकराती रहती हैं, रॉक यानी शैलो से। क्रैक डेवलप्स और उनके अंदर दरारें आ जाती हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और टाइम के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। दस होल लाइक केव आर फ्रॉम द रॉक, और इनके अंदर ऐसा लगने लगता है, होल बन जाता है कि जैसे कि ये गुफा हो। तो इन्हीं को सी केव यानी कि समुद्री गुफा कहा जाता है। फिगर 3.7 में ये दिखाया गया बेटा, आप देख भी सकते हैं इसको इधर। नेक्स्ट है as these cavity become bigger and bigger only the roof of the caves remain, thus forming sea arches। और उसके बाद जब ये होल बड़ा होता जाता है और बड़ा हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ छत बच जाती है उसके ऊपर, और होल जो है वो आर पार हो जाता है, तो उसको सी आर्चीज यानी कि जो चाप चिन्ह एक तरह से यहाँ पर भी निशान बन जाता है, उसको सी आर्चीज बोला गया है। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल एंड लेफ्ट। उसके बाद फिर से इरोजन होता रहता है, ये जो वेव्स हैं ये टकराती रहती हैं, तो उसके बाद सिर्फ एक दीवार बच जाती है और उस दीवार को स्टैक बोला गया है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इन कॉल्ड सी क्लिफ। और जो इसके बाद कहता है स्टीप रॉकी कोस्ट, जो अपने जो पानी है समुंदर का वो लगातार वर्टिकली जो है शैलो से चट्टानों से टकराता रहता है वर्टिकली शेप में, तो उसके बाद समुद्री भृगु या सी क्लिफ बन जाते हैं। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेज। और जो सी वेव्स यानी जो लहरें हैं वो उसके बाद अपने साथ जो बहाकर लाते हैं डिपोजिट, उससे बीचेज यानी जो आपके बीच होते हैं उनका निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑफ आइस। आइस का जो काम होता है, ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। जो ग्लेशियर यानी बर्फ की नदियाँ, आइस की नदियाँ होती हैं उसको बोला जाता है। विच टू इरोड द लैंडस्केप, ये भी लैंडस्केप का कारण बनती हैं। बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉइल रॉक बिलो। बुलडोजिंग सॉइल के कारण, सॉइल एक्सपोज के कारण, और जो है रॉक्स जो इसके अंदर होती हैं उनके कारण। ग्लेशियर कार्व आउट डीप होल्स। और ग्लेशियर के अंदर जो है जो डीप होल्स यानी गहरे गड्ढे बन जाते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन। और जो समय के साथ जो है बर्फ पिघलती है और उसके अंदर पानी आ जाता है जो बहुत ही सुंदर लेक या झील बन जाते हैं। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल। जो ग्लेशियर के अंदर कहता है मटेरियल है, छोटे और बड़े इस तरह के रॉक्स यानी कि पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके साथ साथ सैंड, सिल्ट यानी कि मिट्टी भी, रेत भी, ये सब डिपॉजिट होता जाता है। दिस डिपॉजिट फॉर्म ग्लेसिकल मोरेनीज। इसको क्या बोला जाता है? ग्लेसिकल मोरेनीज बोला जाता है। नेक्स्ट है वर्क ऑफ विंड। जो नेक्स्ट रह गया हमारे लास्ट, वर्क ऑफ विंड यानी कि जो हवा है उसके जो काम होते हैं, ये देखिए ये इसके अंदर है एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। ये दोनों ही वर्ड हम पढ़ रहे हैं बार बार, यानी कि कटाव और जमाव डेजर्ट में विंड के कारण होता है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम। मशरूम जिसको खुम्बी भी बोला जाता है बेटा, उसकी शेप में बनते हैं ये, इसीलिए उनको मशरूम रॉक बोला गया है। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। अब जो हवा है वो नीचे से मिट्टी ज़्यादा उठाती है बजाय कि ऊपर वाले पार्ट से, इसलिए जो इनका नीचे का जो हिस्सा होता है वो नैरो यानी बेस होता है वो नैरो होता है, और जो इनका ऊपर वाला हिस्सा होता है टॉप होता है वो वाइड यानी चौड़ा होता है। When the wind blow it lifts and transports sand from one place to another। एक जगह से दूसरी जगह पर ये क्या करती है, मिट्टी को जब हवा चलती है तो अपने साथ मिट्टी को उठा लेती है, और जब हवा बहना बंद होती है, स्टॉप ब्लोइंग बंद होती है, तो वहाँ ये मिट्टी को गिरा देते हैं और गेट डिपॉजिट टू लो हिल। और वहाँ पर एक डिपॉजिट यानी इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई हिल हो, छोटी सी पहाड़ी हो, और इस स्ट्रक्चर को हम सैंड ड्यून्स, बालू टिब्बा जो बोला जाता है वो इसी को बोला जाता है। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance। और जो इसके साथ मिट्टी आई होती है वो काफ़ी बारीक होती है, लाइट होती है। When such sand, और ये काफ़ी दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस यानी दूर तक भी हवा इसको बहाकर ले जा सकती है। When such sand is deposited in large area,
और जो इस तरह के जो एरिया के अंदर लार्ज एरिया में इकट्ठी होती हैं उनको लोएस बोला जाता है। और जो लोएस होती हैं, लोएस के डिपॉजिट होती हैं वो चाइना में काफ़ी पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।